नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ITI पेपर्स में। दोस्तों PGCIL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन के हम सॉल्व पेपर की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 को जरूर चेकआउट करें। ऐसे और वीडियो भी फ्यूचर्स में आने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। द गैस यूज्ड इन हैलोजन लैंप इज ए हीलियम, बी हैलोजन, सी आर्गन, डी नाइट्रोजन। देखिए हैलोजन लैंप में दो गैस यूज होती है, एक हैलोजन एंड दूसरी कोई भी इनर्ट गैस, लेकिन ज्यादातर आर्गन। ये दोनों गैस यूज होती है। जो हैलोजन की मात्रा है वो काफी ज्यादा लिमिटेड होती है, बहुत कम हैलोजन की मात्रा रखी जाती है। केवल ये लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए हम हैलोजन की मात्रा का यूज करते हैं, और इसके अलावा भी आर्गन के अलावा भी हम आयोडीन और ब्रोमाइन का भी यूज कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। टू वे स्विचेस आर यूज्ड इन, टू वे स्विचेस का यूज हम स्टेयरकेस या हॉलवे में यूज करते हैं, क्योंकि टू वे स्विचेस से हम किसी भी लाइट को दो जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर डैश मेटल्स। आयरन, निकल एंड कोबाल्ट आर फेरोमैग्नेटिक मेटल्स। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अ ट्रांसफॉर्मर इज सेड टू बी वर्किंग एट द मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन। ट्रांसफॉर्मर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कब वर्क करता है? जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है। आयरन लॉस कौन सा लॉस है? जो हिस्टैरिसीस और एडी करंट की वजह से होता है, एंड कॉपर लॉस वाइंडिंग रेजिस्टेंस की वजह से होता है। अगर आयरन लॉस ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू कॉपर लॉस, उस केस में भी ट्रांसफॉर्मर की एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि आयरन कोर पे ज्यादा लॉसेस होंगे। और अगर कॉपर लॉस ज्यादा होगा आयरन लॉसेस से, उस केस में भी एफिशिएंसी कम होगी। सो अगर ट्रांसफॉर्मर को मैक्सिमम एफिशिएंसी पे वर्क करना है तो उसका आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, द मास ऑफ मटेरियल डिपॉजिटेड ओवर एन इलेक्ट्रोड इज। आपके ऑप्शन है ए प्रोपोर्शनल टू द करंट ओनली, बी प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, सी प्रोपोर्शनल टू द टाइम ओनली, डी प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। देखिए, जब भी किसी इलेक्ट्रोड पे कोई मटेरियल डिपॉजिट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट के एंड टाइम के। ये नियम होता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इस नियम को फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं। ये बताता है किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी सब्सटेंस जब डिपॉजिट हो रहा हो तो जितनी भी क्वांटिटी की करंट इलेक्ट्रोलाइट में पास हुआ है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, आप पोकर यूज टू। आपके ऑप्शन है ए टाइट द बोल्ट्स, पायलट होल्स टू फिक्स स्क्रू, सी लूज द बोल्ट्स, डी कट द कंडक्ट पाइप। देखिए, ये एक पोकर टूल है और इसका यूज होता है किसी भी लकड़ी में छेद करने के लिए। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ फर्स्ट एड द फुल फॉर्म ऑफ एबीसी इज। एबीसी की फुल फॉर्म हमें बतानी है फर्स्ट एड के कंटेक्स्ट में। एबीसी की फुल फॉर्म होती है एयरवे, ब्रेथ एंड सर्कुलेशन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, इन अ 3-फेज इंडक्शन मोटर द डबल केज रोटर इज यूज्ड फॉर। 3-फेज इंडक्शन मोटर में डबल केज रोटर का यूज होता है हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें दो तरह की वाइंडिंग यूज होती है, एक आउटर वाइंडिंग, एक इनर वाइंडिंग। आउटर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई होता है एंड इनर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस लो होता है। जब मोटर स्टार्ट होती है तो मेन आउटर वाइंडिंग क्या करती है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क को प्रोड्यूस करती है, और इनर वाइंडिंग जब मोटर रनिंग कंडीशन में होती है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हाई स्टार्टिंग टॉर्क और गुड रनिंग एफिशिएंसी प्रोवाइड करने का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, द एफिशिएंसी ऑफ अ सेल कैन बी कंसीडर्ड इन। सेल की एफिशिएंसी को कैसे मापा जाता है? सेल की एफिशिएंसी को मापा जाता है एम्पेयर आर से, जिसे AH भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन अ मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ। मैग्नेटिक पोटेंशियल को कैसे मापा जाता है? मैग्नेटिक पोटेंशियल को मापा जाता है MMF, यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स। इससे हम मैग्नेटिक पोटेंशियल को नापते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द पावर फैक्टर ऑफ अ डीसी सर्किट इज। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है? डीसी सर्किट का पावर फैक्टर हमेशा यूनिटी होता है, क्योंकि वोल्टेज एंड करंट इन डीसी सर्किट आर ऑलवेज इन सेम फेज। तो उनमें कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, जिसकी वजह से इसका पावर फैक्टर ऑलमोस्ट इक्वल टू यूनिटी होता है, हमेशा यूनिटी पे ही रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फिजिकल स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर सरफेस स्टेट ऑफ द कंडक्टर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड द लाइन वोल्टेज वैल्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। देखिए, इसमें पूछा है कि एटमॉस्फेयर की कौन सी फिजिकल स्टेट और जो दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस किस फिनोमिना को प्रोड्यूस करते हैं। ये कोरोना
को प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो एक हाई वोल्टेज लाइन जा रही है उस पे ना एक ब्लू कलर की लाइट ग्लो कर रही होती है कि हाई वोल्टेज केबल पे, उसी इफेक्ट को कोरोना इफेक्ट बोलते हैं। ये इफेक्ट किस तरह का होता है कि जब वोल्टेज की वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से थोड़ी एक्सीड कर जाती है, पर वो इतनी भी एक्सीड नहीं कर पाती है कि इलेक्ट्रिकल आर्क को प्रोड्यूस कर सके, बट वो एक इफेक्ट को जनरेट करती है जो ब्लू कलर की लाइट को प्रोड्यूस करता है, जिसे कोरोना बोला जाता है। और ये ब्लू कलर की लाइट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू आयोनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल, इसकी वजह से ये लाइट प्रोड्यूस होती है। एंड एक और चीज है, ड्राई एयर में कोरोना इफेक्ट काफी ज्यादा हाई होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमिड एनवायरनमेंट, क्योंकि ड्राई एयर में आयोनाइजेशन ऑफ एयर पार्टिकल काफी फास्ट प्रोसेस करता है। सो कोरोना इफेक्ट ड्राई एटमॉस्फेयर में आपको ज्यादा मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज अ नियर जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है मैग्नीज का, यानी कि इस पे टेम्परेचर का प्रभाव ना के बराबर पड़ता है। इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ नहीं बदलती है, इसका मतलब यही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरेका वायर इज यूज्ड। यूरेका वायर कहाँ पे यूज होती है आपकी? यूरेका वायर को कॉन्स्टेंटेन वायर भी कहते हैं। और ये किसका अलॉय होता है यूरेका वायर? कॉपर प्लस निकल, इसका ये अलॉय होता है। एंड इसकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा हाई होती है दोस्तों, और ये यूज होता है ज्यादातर रियोस्टेट, पोटेंशियोमीटर एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। यानी कि ये किस लिए यूज हो रहा है? ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होती है और इसमें लो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। लो टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका मतलब ये ओवर अ वाइड रेंज इसकी रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इन इंडक्शन मोटर परसेंटेज स्लिप इज फाउंड इन द रेंज ऑफ। इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज कितनी होती है? इंडक्शन मोटर में परसेंटेज स्लिप की रेंज होती है अराउंड 1 to 5%। इसका मतलब ये है स्लिप का कि जो हमारी पावर है मोटर की वो कन्वर्ट नहीं हो सकी है मैकेनिकल पावर में। अगर स्लिप 100% है तो इसका मतलब 100% पावर मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट नहीं हुई है। उस केस में क्या होगा, जब 100% पावर ही कन्वर्ट नहीं हुई है मैकेनिकल पावर में और स्लिप 100% है कि मोटर रोटेट नहीं कर रही है। 50% में भी मोटर की एफिशिएंसी काफी ज्यादा लो होगी, 20 to 30% में भी इवन काफी ज्यादा लो होगी। तो जितनी कम स्लिप होगी उतनी ही ज्यादा पावर मैकेनिकल पावर आपकी कन्वर्ट हो रही होगी। तो स्लिप हमें कम से कम रखनी होती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, द करेक्ट फेज सीक्वेंस ऑफ एन अल्टरनेटर इज। अल्टरनेटर का करेक्ट फेज सीक्वेंस होता है RBY, यानी कि रेड, ब्लू एंड येलो, और ये एक दूसरे से 120 डिग्री अपार्ट होते हैं। इनके बीच का एंगल होता है 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट M इज इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। अभी हमने फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन करा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रोड पे कोई मास अगर डिपॉजिट हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? जितना एक इलेक्ट्रोलिसिस में करंट फ्लो कर रहा होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये तो हमने एक फॉर्मूला डेफिनेशन पढ़ी थी। अगर इसे हमें फॉर्मूले में कन्वर्ट करना हो तो M यानी कि मास इलेक्ट्रोकेमिकल के इंटू करंट इंटू टाइम। जेड क्या है? एक तरह इलेक्ट्रोलिसिस है, आई क्या है? करंट है, टी क्या है? टाइम है, और एम क्या है? मास है। ये मास कहाँ डिपॉजिट हो रहा है दोस्तों? ये मास इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हो रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ट्रांसफॉर्मर हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस पे वर्क करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे प्राइमरी साइड पे तो सेकेंडरी साइड पे भी ट्रांसफॉर्मर के करंट की वैल्यू हमें चेंज ही मिलेगी। और ये हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है जिसकी एक कॉमन कोर होती है, आयरन कोर, और उसमें हमने अपनी कॉपर वाइंडिंग को प्लेस करा होता है। जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का चेंज हो रहा है उसकी वजह से हमारा सेकेंडरी साइड पे वोल्टेज जनरेट हो रहा है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, हीटिंग एलिमेंट ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंसेस आर मेड ऑफ। डोमेस्टिक अप्लायंसेस के हीटिंग एलिमेंट किससे बने होते हैं? डोमेस्टिक अप्लायंसेस के हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम से बने होते हैं। नाइक्रोम किसका अलॉय है? निकल एंड क्रोमियम का अलॉय को नाइक्रोमियम कहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है और इसमें जंग भी नहीं लगती है जल्दी से। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द बिलो इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ CRO। CRO की फुल फॉर्म क्या होती है? CRO की फुल फॉर्म होती है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, और इससे हम मेजर क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वेवफॉर्म को मेजर करते हैं, इसलिए इसका ज्यादातर यूज होता है। अपने लैबों में देखा होगा इसको। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। हाँ, इसका एक डायग्राम भी देख लीजिए, इस तरह का कुछ डायग्राम इसका ऑसिलोस्कोप का होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, इन अ सीरीज सर्किट द टोटल रेजिस्टेंस of the circuit is 100 ohm. The first two resistance are
30 ओम एंड 50 ओम, फाइंड आउट द थर्ड रेजिस्टेंस। सीरीज में सारे रेजिस्टर्स का जो सम होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। टोटल रेजिस्टेंस कितना है 100। अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 30 प्लस 50 ओम है तो हमें थर्ड रेजिस्टेंस की मान निकालना है। इसका मतलब ये हो गया 80 प्लस R3 कितना हो गया 100 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 20। सो R3 की वैल्यू क्या आएगी 20 ओम। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन होगा। आ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू चेंज द वैल्यू ऑफ। ट्रांसफॉर्मर से हम क्या चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर से हम वोल्टेज की वैल्यू को चेंज करते हैं, आइदर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप के केस में हम वोल्टेज की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं और स्टेप डाउन की केस में वोल्टेज की वैल्यू को हम डिक्रीज कर रहे हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाइंडिंग ऑफ अ जनरेटर हैज 2 एंड, वाइंडिंग ऑफ अ 3-phase जनरेटर हैज टोटल ऑफ 6 एंड, दिस एंड कैन बी कनेक्टेड इन एनी वन ऑफ 2 स्टाइल। हमसे ये पूछा गया है सिंपल कि 3-phase वाइंडिंग को किस 2 तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं। 3-phase वाइंडिंग को हम स्टार और डेल्टा के फॉर्मेशन में कनेक्ट कर सकते हैं। स्टार और डेल्टा में क्या डिफरेंस होता है, स्टार में एक न्यूट्रल वायर भी साथ में कनेक्ट होता है, लेकिन डेल्टा के केस में कोई न्यूट्रल वायर नहीं होता है। जो लाइन टू लाइन का वोल्टेज होगा वो 440 के अराउंड होगा। इसका यूज हाई वोल्टेज एप्लीकेशन के लिए होता है। डेल्टा की बात कर रहा हूँ, और ये कहाँ यूज होता है, डेल्टा कनेक्शन ज्यादातर ट्रांसमिशन के केस में यूज होता है। वही बात करें हम स्टार कनेक्शन की, ये डिस्ट्रीब्यूशन के केस में स्टार कनेक्शन का हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि हम 3-phase वाइंडिंग को स्टार और डेल्टा के फॉर्मेशन में लगा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट, नेमली देखिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। या तो वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट डिफ्लेक्टिंग टाइप होगा, या वो रिकॉर्डिंग टाइप होगा, या वो इंटीग्रेटिंग टाइप होगा। डिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, पॉइंटर जो होते हैं आपके, जैसे पुराने जमाने के मल्टीमीटर होते थे, उस पर पॉइंटर लगा होता था और वो डिफ्लेक्ट करता था। उससे हमें पता लगता था कि किसी भी कंपोनेंट की, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की वोल्टेज लेवल या करंट लेवल कितना चल रहा है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से हो गए आपके, जो किसी भी क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली मेजर कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल अभी दिखा देते हैं, ऑसिलोस्कोप अभी हम पढ़ रहे थे ना, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यू मेजर करता जाता है। सिस्मोग्राफ हो गया, रिक्टर स्केल में जो हम भूकंप आता है वो क्या करता है, वो कंटिन्यूअसली उस कंपन को रिकॉर्ड करता रहता है चार्ट में। ये होता है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, जैसे कि पावर मीटर या इलेक्ट्रिकल मीटर जो हमारे घर में लगा होता है। जितनी भी एनर्जी हमने कंज्यूम करी है, ये टोटल एनर्जी को मेजर करते हैं। ये काम किसका है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड इन। मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर कैसे करा जाता है, या उसकी मेजरमेंट यूनिट क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स की ऐसा यूनिट होती है वेबर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम ऐसी और वीडियो को लाते रहेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।